हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे मार्केटिंग। जैसे कि आप सभी की बड़ी डिमांड थी कि भी मार्केटिंग के ऊपर भी एक मैराथन लेके आई जाए, तो आज आपकी जो मार्केटिंग से रिलेटेड आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो भी आपका बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं नहीं दूंगी क्योंकि आप सभी को पता है कि इतना टाइम भी नहीं है। जस्ट हम जो भी बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है ना वो यहाँ पे सब कुछ राइट डाउन है। और इसी के साथ ही आपको इसकी PDF है जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे दूंगी कि भाई इसके अंदर हमारे क्या क्या हो सकता है, जिससे एटलीस्ट अगर यहाँ से क्वेश्चन आए भी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे टॉपिक उठाया मार्केटिंग कंसेप्ट, तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ। तो आपके टोटल यहाँ पे 6 टाइप आपके मार्केटिंग कंसेप्ट है। तो ये देखिए जो कंसेप्ट है ये क्या क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करती हूँ द प्रोडक्शन कंसेप्ट, नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या है। तो मार्केटिंग में बेसिकली क्या है, जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट है जो कि आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये किस बात पर जोर देता है, ये बोलता है कि भाई आप जो है सिर्फ प्रोडक्शन करते रहो, मास आपका मास क्वांटिटी में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट को। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है कस्टमर है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो फोकस रहेगा किस पर कि भाई प्रोड्यूस करो, जितना हो सके उतना प्रोडक्शन कीजिए और फिर अपने आप ही हमारा जो क्या होगा हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करेंगे फिर उतनी ज़्यादा हमारी सेल रहेगी और फिर सेल रहेगी तो हमें अपने आप ही प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट सिर्फ किस पे फोकस करता है कि भाई, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है यहाँ पे बेसिकली जो इसके अंदर क्या आएगा आपका कि भी ये बोलता है कि भी लार्ज स्केल क्या करो, आप प्रोडक्शन करो, ठीक है। और इसी के साथ ही वेटेज टू द प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इन्होंने यहाँ पे वेटेज दी है। और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट को भी क्या रखा जाएगा, लो रखा जाएगा। तो ये इसके अंदर कंसेप्ट के अंदर आपका आया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर बाई चांस प्रोडक्शन कंसेप्ट से अगर आपका MCQ आ भी जाएगा ना, तो अब 4 ऑप्शन में से ना आपको एक ऑप्शन तो ऐसा मिलेगा कि भाई जिसको रीड करने के बाद आपको ये लगेगा कि भाई हाँ इसमें भी ज़्यादा प्रोडक्शन पे बात की गई है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बात की गई है, तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल हम हल्का हल्का सा इस तरह से करेंगे। वैसे जाने को तो भाई डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता है टाइम इतना नहीं है डिटेल में जाने का। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट हो चुका, नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा। अब सेकेंड हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट है। तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट है, ये किस पर बेस्ड है, ये आपका थोड़ा सा कंज्यूमर के फेवर में है प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। प्रोडक्ट कंसेप्ट आपका क्या बोलता है कि भाई आपको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देना, ये नहीं कि बस आप प्रोड्यूस करते जाओ, नहीं, आपको ध्यान किस पे देना है, प्रोडक्ट पे आपको ध्यान देना है। प्रोडक्ट पे ध्यान देने का मतलब क्या है कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट, यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कीजिए, सुपीरियर प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी यहाँ पे प्रोडक्ट पर आपको देनी है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि भाई नहीं हम तो प्रोडक्शन करते चलेंगे, मास लेवल पे हम प्रोडक्शन करेंगे और फिर इसको सेल कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट हो जाए, नहीं, आपको प्रोडक्ट भी देखना। तो ये किस पे फोकस करेगा, प्रोडक्ट पे। थर्ड है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। जो हमारा थर्ड कंसेप्ट देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जो सेलिंग कंसेप्ट है ये बेसिकली क्या बोलता है, ये आपका फोकस करता है किस पर, एग्रेसिव सेलिंग एफर्ट पर। कि भाई ये बोलता है भाई चलिए ठीक है आपने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद आपने प्रोडक्ट चलिए आपकी क्वालिटी भी होगी है, ठीक है। लेकिन जब तक आप जो उसको सेल नहीं करोगे, उसके लिए प्रमोशन नहीं करोगे, प्रमोशन एफर्ट्स आप नहीं लगाओगे, तब तक जो आपका प्रोडक्ट है उसको कोई भी बाय नहीं कर सकता, ठीक है। जो ये बोलता है कि भी जो कंज्यूमर है ना वे अपने आप से बाय करने नहीं आएंगे प्रोडक्ट के। इसके लिए जरूरी है कि भी जो सेलर्स है वो क्या करे, सेलिंग और प्रमोशनल इफेक्ट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपको करनी चाहिए, पब्लिसिटी करनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में ना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी वो उसको क्या करेगा, इसको परचेज करेगा, ठीक है। तो मेन फोकस इसका क्या था सेलिंग कंसेप्ट का कि भाई आपको क्या करना है, प्रमोशन आपको करना अपने प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, सेल्स प्रमोशन जो भी टेक्निक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, वे सब आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए जो मार्केटिंग कंसेप्ट है ये बोलता है कि भाई जो बेस्ट वे है एक बिजनेस करने का, सबसे पहले या आपको क्या करना चाहिए कि भाई देखिए इसने पहले ने क्या बोला कि बस प्रोडक्शन करो, हमें प्रोडक्शन पर ध्यान देना। दूसरे ने बोला भी प्रोडक्शन पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रोडक्ट पर ध्यान देना, भी क्वालिटी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराना। लेकिन जो थर्ड कंसेप्ट था सेलिंग ने बोला भी आप प्रोडक्शन कर लो, चाहे प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर लो, लेकिन जब तक आप कस्टमर को उसके बारे में नहीं बताओगे ना तब तक आपकी सेलिंग अच्छे से सेलिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे मार्केटिंग कंसेप्ट है, ये क्या बोलता है कि भाई
आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो उसको सबसे पहले आप जो बायर है ना उसी से पूछ लीजिए कि भी उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो बायर्स की नीड्स है उसको जानिए, और फिर जैसा बायर्स बताएगा, जैसा कस्टमर बताएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप गुड्स को प्रोड्यूस कर दिए। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो ध्यान दिया गया है, यहाँ पे जो कस्टमर है बिल्कुल उसको ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो गुड्स है उसको प्रोड्यूस करेंगे और फिर बाद में उसको हमें सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो ये आपकी अप्रोच है ये क्या है, हमारी कस्टमर ओरिएंटेड है। यहाँ पे एक तरह से जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको क्या कंसीडर किया गया है कि भी कस्टमर आपका क्या है, किंग है मार्केट का, ठीक है। तो इसलिए इसने जो फोकस किया, इसने क्या कहा कि ये भी हमारी कस्टमर ओरिएंटेशन है, इसमें हम इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, हम अपना प्रॉफिट भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि भी हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन किसके साथ, विद द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे कस्टमर है उसको सेटिस्फाइड करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा आपका मार्केटिंग में वो किस पर रहेगा, कस्टमर पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोशल मार्केटिंग। तो सोशल जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा कि भी ऐसा नहीं है कि भी आपका पर्पज ये होना चाहिए कि भी हमें तो प्रोडक्ट बना के बेचना और हमें प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। नहीं, आपको सोसाइटी का भी ध्यान में रखना। सोसाइटी से हमने कितने सारे रिसोर्सेज ले रखे हैं, ठीक है। तो हमें सोशल वेलबींग, ठीक है, सोसाइटी के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि भी हम जो भी प्रोडक्शन करें हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, हम कोई भी इसी तरह की कोई भी हरकत ना करें, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए हमारा सोसाइटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट हमारा बेसिकली क्या है, देखिए होलिस्टिक कंसेप्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे होलिस्टिक कंसेप्ट हमारा किस किस का कॉम्बिनेशन है, सोशल मार्केटिंग का, इंटरवल मार्केटिंग का, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का और रिलेशनशिप मार्केटिंग का। वैसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए स्टेट में, लेकिन फिर भी आ जाए तो हो सकता है एक एमसीक्यू यहाँ से भी बन सकता है कि जो होलिस्टिक मार्केटिंग है उसके अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हो सकता है कि आपको 3 कॉम्बिनेशन दे दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर आपको एक कॉम्बिनेशन दे दिया जाए और 3 अदर कॉम्बिनेशन, और फिर पूछ लिया जाए कि भी जो होलिस्टिक मार्केटिंग है इसमें से किसका कॉम्बिनेशन है। तो ये 4 वर्ड भी आप याद कर लेना, सोशल मार्केटिंग, इंटरवल मार्केटिंग और इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है ये हमारे क्या बोलता है, ये हमारा बोलता है कि भाई आपको बिल्कुल सबको लेके चलना, ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल इंटीग्रेट होके जो रिलेशनशिप है हमारे कस्टमर के साथ, मेंबर्स के साथ, सबके साथ, सोसाइटी लेकर को। होलिस्टिक का मतलब ही क्या है कि भाई होल, आपको सबको लेके चलना है, ठीक है। तो ये थे बेसिकली हमारे क्या कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट। अब नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अगर मैं मार्केटिंग मिक्स की बात करती हूँ तो इसमें हमारे आते हैं 4 P's, और जो 4 P's है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भी ये किसने दिए है, ये दिए आपके MC कार्थी ने, ठीक है, JMC कार्थी ने जो आपके 4 P's दिए हैं। और 4 P's के अंदर हमारे क्या क्या आएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए कि भी बताइए कौन कौन सी 4 P's है, ठीक है, या कोई एक ना दे के फिर पूछ लिया जाए कि भी 3 दे देंगे आपको और पूछ लिया जाएगा कि भी एक अलग से दे दिया, और क्वेश्चन होगा कि भी बताइए इनमें से कौन सा 4 P में नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। प्रोडक्ट की बात करूंगी तो प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली हमारा क्या आएगा कि भी जो प्रोडक्ट होगा हमारा कैसा प्रोडक्ट है, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विस। प्राइस के अंदर हमारा प्राइस कैसे रखेंगे, भी हम डिस्काउंट देंगे, ऑफर प्राइस रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगी। प्रमोशन में फिर से वही आ गया, भी एडवर्टाइजमेंट करना, पर्सनल सेलिंग करना, पब्लिसिटी करना। प्लेस का मतलब है कि भी हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जो स्टोरेज हमारा, वेयर हाउसिंग, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 P's सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, और JMC कार्थी ने इनको दिया है। अब हमारे 4 C's भी है, ठीक है, यहाँ पे है 4 C's, ये हमारे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे। और ये किसने दिए है, रॉबर्ट लाउटरबोर्न ने, ठीक है, ये नाम याद रखना। भी हो सकता है कि ऐसा पूछ लिया जाए कि जो 4 C's है वे किसने दी है, रॉबर्ट लाउटरबोर्न ने, ठीक है। तो ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है क्या, कस्टमर सॉल्यूशन, जो फर्स्ट C रहेगा हमारा कस्टमर सॉल्यूशन, सेकंड कस्टमर कॉस्ट, थर्ड हमारा कम्युनिकेशन और फोर्थ हमारा कन्वीनियंस, ठीक है। इसको आप इससे रिलेट करके कर सकते हो। जो सेलर्स ने 4 P, यहाँ पे सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 4 P थे, तो फर्स्ट क्या था, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या है कि भी प्रोडक्ट क्या है, जो सेलर प्रोवाइड करेगा। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट क्या है, जो सेलर प्रोवाइड करेगा। लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट बेसिकली एक तरह से क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कस्टमर सॉल्यूशन। क्योंकि जो कस्टमर है उसको चाहिए ना, वो तो प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, और जो सेलर है उसने प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दिया। तो प्रोडक्ट सेलर प्रोवाइड्स करता है, तो वही फिर ये क्या बन जाता है, प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि भी सॉल्यूशन के लिए भी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए था, वो उसको ढूंढ रहा था, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करती हूँ सेलर पॉइंट
पॉइंट व्यू से प्राइस क्या है, प्राइस को कौन डिटरमाइन करेगा, सेलर प्राइस को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो सेलर ने प्राइस डिटरमाइन किया तो वहीं पे जो प्राइस डिटरमाइन हुआ वही प्राइस कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। थर्ड में बात करती हूँ प्रमोशन की, ठीक है। तो प्रमोशन हमारा क्या है कि भी जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, जो उसने एक प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटीज के बारे में बताएगा। प्रमोशन का मतलब क्या, प्रोडक्ट के बारे में ही बताना कि भाई हमने ये प्रोडक्ट बनाया, इसमें क्या क्या क्वालिटीज है। तो वही सेम आपका, अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, जो कम्युनिकेट किया प्रोडक्ट के बारे में, तो वो जो कस्टमर उसके लिए क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। मीन्स जो कस्टमर है वो क्या करेगा, जो कस्टमर है वो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से रिलेट करके भी हम जो 4Ps है और 4C है उनको याद कर सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ अगर प्लेस की, प्लेस का मतलब क्या, सेलर डिस्ट्रीब्यूशन है कि भी सेलर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वहीं पे जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर के लिए वो क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस हो जाएगा। मीन्स भाई कस्टमर गेट द प्रोडक्ट इजिली। तो जो सेलर है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेगा कि भाई जो कस्टमर है उसको बिल्कुल इजिली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए, मिल जाए उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो 4P प्रोडक्ट। पहले सबसे पहले जो सेलर है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, फिर उसका प्राइस एक फिक्स करेगा, प्राइस फिक्स करने के बाद फिर लोगों को उसके बारे में बताएगा, कस्टमर को प्रमोशन करेगा प्रमोशन के थ्रू, और फिर फाइनली उस प्लेस पर पहुंचा देगा, ठीक है। तो वहीं पे कस्टमर की अगर मैं बात करती हूँ तो कस्टमर यहाँ से अगर ये याद ना हो ना तो इधर से आप याद कर सकते हो, प्रोडक्ट था तो कस्टमर के लिए वो सॉल्यूशन था, प्राइस था तो कस्टमर के लिए था कॉस्ट, प्रमोशन था तो कस्टमर के लिए था कम्युनिकेशन, और प्लेस था तो कस्टमर के लिए था कन्वीनियंस। तो इस तरह से इजीली आप 4C भी याद कर सकते हो, ठीक है। और ये जरूर याद रखना 4P किसने दिए है और जो ये 4C है ये किसने दी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखे है। इसी के साथ ही नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के साथ ही है, देखिए वैसे ना एक 5th P भी बोला जाता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आ भी जाए तो भाई से जो 5th P है, तो जो पैकेजिंग है ना, पैकेजिंग को 5th P बोला गया है, ठीक है। पैकेजिंग को क्या बोला गया है, 5th P। तो अब हम बात करते हैं 7P की। तो देखिए 7P भी हमारे मार्केटिंग मिक्स के 7P किसने दिए थे, बूम्स एंड बिटनर ने, ठीक है। ये याद रखना कि भाई जो 7P है वो किसने दिए थे, बूम्स एंड बिटनर ने। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ 4P तो पहले से ही थे, तो बेसिकली जो बूम एंड बिटनर था ना उसने 3P दिए थे, लेकिन कहने में फिर जाते कि भी 7P क्या दिए, 7P आ जाए या फिर पूछ लिया जाए कि भी जो एडिशनल 3P है वो किसने दिए, तो आपको लिखना बूम एंड बिटनर, ठीक है। तो 4P तो हम अभी कर चुके हैं, तो 3P हमारे और इंक्लूड किए गए। तो 3P में हमारे कौन कौन है, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं कि भी जो 3P और एडिशनल ऐड करके टोटल 7P बने। तो 3P हमारे कौन कौन से थे, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशनल टूल, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रमोशन मिक्स, ठीक है। तो जो हम जब प्रमोशन करते हैं किसी प्रोडक्ट की, जो इन्फॉर्मेशन है जो वो कस्टमर को दी जाएगी, तो उसके लिए हम किसके क्या क्या हमारे सोर्सेज रहेंगे, क्या क्या टूल्स रहेंगे जिससे हम जो एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वैसे तो बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है, फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया भी एडवर्टाइजमेंट करके। एडवर्टाइजिंग आप सभी को पता है कि भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कैसे जो प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा सेल्स प्रमोशन करके, ठीक है। सेल प्रमोशन में हम क्या करेंगे, भी डिस्काउंट दे देंगे, कूपन दे देंगे, डेमो दिखाएंगे, डेमो दिखा के फिर वहां पे कुछ भी छूट हम देके हम क्या करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे। थर्ड हमारा पर्सनल सेलिंग है। पर्सनल सेलिंग में क्या होगा कि भी पर्सनली कई बार घर घर जाके भी जो सामान है उसको बेचा जाता है, या फिर इसके साथ ही जैसे ट्रेड शो वगैरह कर दिए जाएंगे, तो वहाँ पे पर्सनली जो वहाँ पे सेलर रहेगा वो कस्टमर को उसके बारे में बताएगा और वहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करेगा। उसके बाद पब्लिक रिलेशन, तो पब्लिक रिलेशनशिप में हमारे जो भी स्पॉन्सरशिप है, इवेंट्स वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वो सब उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो अपना प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो आप सभी को पता है कि भी आजकल डायरेक्ट मेल के थ्रू, आपको ईमेल पर भी, वैसे मोबाइल पर भी, ठीक है, बीच बीच में ऐड वगैरह आती रहती है। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट और डिजिटल मार्केटिंग। तो ये बेसिकली हमारे क्या हुए, प्रमोशनल टूल। अब नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो देखिए अगर थोड़ा सा 11th-12th से बाहर सिलेबस आया तो फिर आपके यही टॉपिक बनते हैं कि भी जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, और सारे के सारे 11th-12th में से आ गया तो वैसे भी आपको कम से कम 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो भाई फिर भी थोड़े से ऊपर के मिलेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन के करीब आपके 11th-12th से आ जाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन तो फिर भी थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा। तो वे पूरे चांसेस है कि भाई इन्हीं टॉपिक में से आ जाए, जैसे भी 2-3 मार्केटिंग में से उठा लेंगे, 2-3 HRM में से उठा लिए, तो इस तरह से, ठीक है।
तो देखिए द 7 एलिमेंट्स ऑफ द मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो आपका 7S फ्रेमवर्क है ये किसने दिया है, मैकिन्से ने इसको दिया है। तो ये आपको जरूर याद रखना। और जो आपके 7 जो फ्रेमवर्क है 7 एलिमेंट दिए गए ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हार्ड और सॉफ्ट। कुछ आपके हार्ड एलिमेंट है, कुछ आपके सॉफ्ट है। तो ये आपको जरूर याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कौन कौन से हार्ड एलिमेंट है, या फिर हो सकता है कि भाई एक हार्ड एलिमेंट दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर MCQ में आपका, और 3 आपको दे दिए जाए सॉफ्ट एलिमेंट, और फिर पूछ लिया जाए कि भाई आप बताइए कि इनमें से कौन सा हार्ड है। तो हार्ड के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। सॉफ्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो सॉफ्ट के अंदर आएगा शेयर्ड वैल्यूड, स्किल, स्टाइल और स्टाफ। इसको कैसे याद रखोगे, शेयर्ड वैल्यू को याद रख लेना, ठीक है। शेयर्ड वैल्यू को याद रख लेना कि भाई ये सॉफ्ट में आएगा। बाकी आपके जो हार्ड वाले है ना, तो यहाँ इसको ऐसे भी देख सकते हो, सभी ये थोड़े बड़े इन द सेंस इनकी स्पेलिंग अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो हार्ड के अंदर हार्ड है, मुश्किल है तो भी स्पेलिंग भी इनकी कहीं ना कहीं मुश्किल हम बोल सकते हैं, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, वैसे एक याद रखने का तरीका कि जो स्पेलिंग बड़ी है, जिनकी स्पेलिंग बड़ी है वे हार्ड एलिमेंट है, और जिनकी स्पेलिंग छोटी है वे हमारे क्या, सॉफ्ट एलिमेंट। ऐसे इसको याद रख सकते हो, ये याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। बस इसको याद रख लेना, क्योंकि भाई शेयर्ड वैल्यूज की भी जो स्पेलिंग है थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे भी बड़ी नहीं है। यहाँ पे 2 आपकी टोटल 2 दे रखी है, शेयर और वैल्यू अलग है, तो इसको अलग से करोगे तो ये भी हो जाएगी, ये भी छोटी है। वैसे याद हो ही गए होंगे, ठीक है। आपका स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम आएगा हार्ड के अंदर, और स्किल, स्टाइल सॉफ्ट है, और उसके बाद शेयर वैल्यू आ जाएगा सॉफ्ट। नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया, ये ऐसे याद कर लेना कि भाई जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो हार्ड के अंदर आएगा, क्योंकि हार्ड बड़ी, स्पेलिंग थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो एनालिसिस, अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो देखिए पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर हम बात करेंगे BCG मैट्रिक्स की, GE बिजनेस मॉडल की, और ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम BCG मैट्रिक्स की। तो BCG मैट्रिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। अगर बाय चांस आपसे क्वेश्चन कुछ भी लिया जाए फुल फॉर्म को लेकर तो आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ ही इसको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये इसका अनदर नेम है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। और इसको जो BCG मैट्रिक्स इसको किसने दिया था, वैसे तो ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछ भी सकते भी, कुछ नहीं पता, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ब्रूस हेंडरसन ने दिया था और 1970 में इसको दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो देखिए बेसिकली जो हमारा ये मॉडल है BCG मैट्रिक्स है, जो ये मॉडल है ये किसके रिगार्डिंग है कि भाई जो एक बिजनेस है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी जिस भी प्रोडक्ट में डील करती है तो वो वहाँ पे चेक करना चाहती है कि भाई क्या उसकी जो उसका प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में ग्रोथ है, उससे उसको भी प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या हमें जो प्रोडक्ट है उसको उसमें हमें उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर उसको निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अभी अगर हमें ये लग रहा है कि भाई नहीं इसमें तो कोई फायदा है नहीं, हमें इन फ्यूचर ना तो इस प्रोडक्ट की ग्रोथ है और ना ही अभी ये हमें कुछ भी दे रहा, तो हमें हमारे लिए फायदा यही होगा कि भाई हम इस प्रोडक्ट में से डिसइन्वेस्टमेंट कर ले, इस प्रोडक्ट को निकाल ले और फिर अपना कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आए। तो देखिए इसमें बेसिकली आपको मार्केट शेयर और बिजनेस शेयर और ग्रोथ आपको लेना। वैसे तो ये ऐसे एक्सिस बेस को दिखाते हैं, ठीक है, एक पे मार्केट शेयर लेंगे तो एक पर हम मार्केट ग्रोथ लेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ऐसे याद करने के लिए वहां पे आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई ये एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, मार्केट शेयर आएगा या ग्रोथ आएगा। मेन वहां पे जो क्वेश्चन बनता है ना, तो 4 सिचुएशन इसमें बनती है, स्टार, डॉग, कैश काउ। तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा कि भाई पूछ लेंगे कि भाई स्टार की कौन सी सिचुएशन है, स्टार वाला कैश कौन सा है आपका, डॉग वाला कौन सा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मार्केट शेयर बोल सकते हैं या फिर इसको बिजनेस शेयर बोल सकते हैं, इसी के साथ इसको ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। अगर मार्केट शेयर भी हाई है, ठीक है, मार्केट शेयर भी हाई है और ग्रोथ भी हाई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार हम उसको बोलेंगे, ठीक है। भाई उस प्रोडक्ट को में तो हमें कंटिन्यू रहना है, उससे तो हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है, हमारे ग्रोथ के भी चांसेस है और हमारा शेयर भी हाई है। तो ये याद रख लेना, अगर दोनों हाई है, मार्केट शेयर भी और ग्रोथ भी, तो वो है कहलाएगा हमारा स्टार। और अगर दोनों ही लो है, ठीक है, दोनों ही क्या है, लो है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डॉग कहेंगे। अब सेकंड है, ये तो याद हो जाते हैं, ठीक है, दो ये तो बिल्कुल अच्छे से याद रहते हैं बच्चों को भी। हाई है तो नाम से भी आइडिया हो रहा है, अभी उसको स्टार ही बोलेंगे, आपका दोनों चीज हाई है, ठीक है। और ये भी याद रखना क्या हाई है, मार्केट शेयर और ग्रोथ। और अगर दोनों ही लो है तो उसको क्या बोल देंगे, हम डॉग बोल देंगे। लेकिन हम बात करते हैं कैश काउ की, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। भी कैश काउ में हमें ये तो पता कि भी एक लो होगा एक हाई रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाती है कि भी कौन सा लो रहेगा कौन सा हाई रहेगा। तो इसको याद रखने का क्या तरीका, देखिए वैसे मैं आपको बता देती हूँ पहले, जो कैश काउ है ना, कैश काउ में हमारा जो मार्केट शेयर है ना वो तो रहेगा हाई, लेकिन जो ग्रोथ है ना वो हमारी क्या रहेगी, लो रहेगी। तो आपको इसको कैसे रखना, कैश काउ, काउ मीन्स दूध देने वाली, ठीक है। तो भाई हमारा ये, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भी जो ये हमारी गाय है ना, ये अभी दूध तो बहुत ज्यादा दे रही है, ठीक है, अब तो दे रही है, अब
दाम दे रही है तो भाई इसको दूध बेचने से हमारे पास पैसा आ रहा है, हम ये सोच ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स हमारा जो शेयर है वो हाई हो रहा है, लेकिन हाँ आगे इन फ्यूचर भी इसकी ग्रोथ नहीं, आगे ये ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख लेना और आप अपने आप से भी याद कर लेना भाई, जैसे भी आपको इजी लगे। मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी इजी रहेगा कि भाई हाँ इससे हमें पैसा तो मिल रहा है, ऐसे याद रख सकते हो भाई ये जो हमारी काऊ है ना, गाय है, भाई अभी के लिए तो हमें पैसा लग रहा है, लेकिन भाई आगे जाके नहीं है, इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ये ग्रोथ तो कर ही नहीं रही है, ऐसे की ऐसी है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब हमारा बचा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में हमारा क्या, देखिए क्वेश्चन मार्क में हमारा क्या डाउट है, भैया अभी तो पैसा नहीं आ रहा इससे, इस प्रोडक्ट से अभी तो हमारा मार्केट शेयर नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस, कई बार होता है ना यार, अभी तो ये कुछ नहीं दे रहा लेकिन बाद में फ्यूचर में देगा, तो इस पे हम क्या करें, हमें डाउट है क्वेश्चन मार्क, अभी इस प्रोडक्ट में हम डील करें या ना करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि फिलहाल तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, हाँ लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि भैया हमारी ग्रोथ हो जाए, तो इसलिए तो क्वेश्चन मार्क हुआ ना, ठीक है। तो भी इस तरह से आप इसको याद रखना और आप अपने आप से कर लेना जैसे भी आपको इजी लगे। तो ये था हमारा बीसीजी मैट्रिक्स। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट हमारा G9 सेल मैट्रिक्स। इसको जो G9 सेल मैट्रिक्स है इसमें मैं ज्यादा नहीं, इतना ही कर लीजिए आपका। इसको मैकिन्से 9 बॉक्स मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, ये याद रख लेना। इसको मैकिन्से 9 बॉक्स मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं और इसी के साथ ही इसको स्टॉपलाइट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप इतना ही कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा एनसोफ, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा एनसोफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, एनसोफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये मैं आपको बता देती हूँ इसको आपको कैसे याद करना, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हमारा बेसिकली क्या रहेगा, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ से बन सकता है कि भी आपसे पूछ सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन की क्या सिचुएशन होगी, पेनिट्रेशन किसको कहेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा कब होगा, मार्केट डेवलपमेंट कब होगा। तो इसके लिए भी मैंने वैसे इसको भी ऐसे एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं, ठीक है। एक जगह हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो एक जगह मार्केट ले लेंगे और फिर ऐसे 4 बॉक्स करके बनाएंगे, ये 4 इस तरह से बनता है। लेकिन आप ऐसे याद कीजिए, ऐसे भी आपको इजी हो जाएगा। मेन हमें पता होना चाहिए कि भी ये सिचुएशन है, डाइवर्सिफिकेशन की कौन सी सिचुएशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये आपका मार्केट है। देखिए अगर हमने क्या किया, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसने क्या किया, अगर वह प्रोडक्ट भी नया लेके आ गई और उस प्रोडक्ट को नई मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक है, नई मार्केट में लॉन्च किया है और प्रोडक्ट भी नया है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, डाइवर्सिफिकेशन। तो क्या करना, दोनों ही चीजें क्या हो जाएगी, उसमें न्यू हो जाएगी, प्रोडक्ट भी हमारा नया है और मार्केट भी नई है। नेक्स्ट हमारा पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन कैसे याद रखना कि भी हमारा जो प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट, मीन्स वही प्रोडक्ट, हम कोई नया प्रोडक्ट नहीं लेके, सेम प्रोडक्ट है उसी मार्केट में, भाई जिस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चल रहा था, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। इसमें हमारा बेसिकली क्या रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम प्रोडक्ट में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करके लेके आएंगे और उसको वही हमारा प्रोडक्ट रहेगा सेम और उसी मार्केट में हम उसको लेके आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट में चेंज होगा ना, बिल्कुल थोड़ा सा होगा, हल्का फुल्का कर दिया। जैसे मैं बात करती हूँ लेज है, ठीक है, लेज हमारा क्या वही प्रोडक्ट है, तो इसमें हमने थोड़ा सा चेंज क्या किया, जैसे हमने जो रैपर है, रैपर चेंज कर दिया उसका, या फिर हमने जो टेस्ट है हल्का सा, ठीक है, पहले नमक का था तो अब हमारा मिर्ची वाला आने लग गया, तो इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया है। तो थोड़ा सा चेंज किया प्रोडक्ट में और उसको उसी मार्केट में हमने लॉन्च कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन। अरे हाँ, न्यू का मतलब क्या है, न्यू का मतलब भी बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट लेके आ गए हम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक ना मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, लेकिन अभी बाद में करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से देखने में लगते हैं ये मुश्किल, पता नहीं यार क्या है क्या नहीं, और बुक में तो करते तब तो बिल्कुल नहीं समझ में आते, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। ये बीसीजी मैट्रिक्स वाला भी और एनसोफ वाला भी, तो इसको हम बाद में करेंगे स्टेट के एग्जाम के बाद ही, क्योंकि आगे भी तो हमें तैयारी करनी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं स्टेट का एग्जाम हो गया तो हमारी जॉब लग गई, जॉब के लिए तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो तब हम इनको बिल्कुल डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लेना, क्योंकि अभी के लिए जो क्वेश्चन आपके बनेंगे ना वे इतने ही बनेंगे कि भाई बस जैसे आपको यही पूछ लिया जाए कि भाई डाइवर्सिफिकेशन की क्या सिचुएशन होगी, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा कि न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, ठीक है, 2 ऑप्शन और दे देंगे या बोथ ऑफ अब ऐसे दे देंगे, तो फिर आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर दोगे, ठीक है। तो पेनिट्रेशन हो गया, तो पेनिट्रेशन में आप इतना याद रखना कि दोनों ही आपकी ओल्ड रहेंगी, ठीक है, वही मार्केट है वही प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं है, चेंज है तो सिर्फ थोड़ा सा प्रोडक्ट में चेंज किया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब नाम से याद रखना प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमने किया, तो अब हमारा क्या होगा, जो प्रोडक्ट तो होगा हमारा नया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना, तो प्रोडक्ट तो होगा नया और जो मार्केट रहेगी हमारी सेम मार्केट रहेगी, वही एग्जिस्टिंग मार्केटिंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मार्केट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट में क्या होगा, अब मार्केट डेवलपमेंट है ना, तो अब हमारी मार्केट तो नहीं होगी और प्रोडक्ट हमारा
ओल्ड प्रोडक्ट जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वही रहेगा, तो उसको बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अगर हमारी दोनों ही चीजें, नया प्रोडक्ट लेके आए और हमने किसी नई मार्केट में उसको लॉन्च किया, नई मार्केट में लेके गए तो उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। अगर दोनों हमारे सेम है, प्रोडक्ट भी वही है, मार्केट भी वही है, तो उसको बोलेंगे पेनिट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसका मतलब प्रोडक्ट तो हमारा नया है और मार्केट हमारी वही है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट अब हमारी मार्केट नहीं है, प्रोडक्ट हमारे सेम है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो उसको बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि भी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो क्या है। देखिए, अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करती है तो इसकी आपकी टोटल 4 स्टेजेस रहेंगी। तो फर्स्ट स्टेजेस जैसे कि आप सभी को पता है इंट्रोडक्शन है, सेकंड हमारी ग्रोथ है, थर्ड हमारी मैच्योरिटी है और हम फिर फोर्थ हमारी है डिक्लाइन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज हमारी क्या कि भी जो हम प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लेके ही आए, हमने इंट्रोड्यूस ही कराया। ठीक है, तो इसमें हमारा बेसिकली क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया है, तो यहाँ पे जो हमारी सेल है, स्टार्टिंग में सेल थोड़ी कम रहेगी क्योंकि भी नया नया प्रोडक्ट आया है, हर कोई उसको लेने में थोड़ा सा हिचकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, भी हम ये चाहते हैं कि भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदे, तो हमें हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा इन इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने में तो हमें हैवी कैसे कि भी वही एडवर्टीजमेंट वगैरह हम करके लोगों तक बात पहुंचाएंगे कि भी हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर ये क्वालिटी है, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करेंगे भी, ताकि वे हमारा जो प्रोडक्ट है उसको खरीद ले। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा कम ही हो क्योंकि सेल कम होगी। हाँ, लेकिन अगर हमने ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर दी, और इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जो इंट्रोडक्शन स्टेज हमारी रहेगी इसमें हमें फॉलो करेंगे रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी, इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या ये स्ट्रेटजी क्या है, इसमें जो हम प्राइस है शुरू में हम प्राइस भी हाई रखेंगे और जो हमारा प्रमोशन है वह भी हम हाई करेंगे, तो उस स्ट्रेटजी को हम बेसिकली बोलते हैं रैपिड स्कीमिंग। ठीक है, रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी। तो ये हमें जब बिल्कुल स्टार्टिंग में एक नया प्रोडक्ट आता है ना, तो उस टाइम मोस्टली हम स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करते हैं कि भी चलिए शुरू में है, अभी अभी हम अपना नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो हमें प्राइस हाई रखेंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बाद में तो फिर उस प्रोडक्ट को लेकर और कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, तो जैसे ही और न्यू कॉम्पिटिटर आएंगे तो फिर भी अपने आप ही है कि भी उसके जो प्राइस है वह भी कम हो जाएंगे और जो हमारे प्रोडक्ट की सेल थी वो भी कम हो जाएगी। फर्क तो पड़ता ही ना, पहले एक ही है, पहले मोनोपोली, एक तरह से मोनोपोली होने की वजह से वो अपना मनमर्जी से जो प्राइस है चार्ज करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटर उतर के आ जाएंगे तो सेल पर इफेक्ट जरूर से जरूर पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने और भी कुछ स्ट्रेटजी लिखी है, वो भी ये सारी की सारी स्ट्रेटजी हम इंट्रोडक्शन स्टेज पर अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे फर्स्ट जो रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी है, इसके अंदर हाई प्राइस रहेगा, हाई प्रमोशन। नेक्स्ट हमारा स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी। तो स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी में हमारा क्या रहेगा, प्राइस तो हम हाई रखेंगे लेकिन जो प्रमोशन है उसको हम क्या करेंगे, उसको लो रखेंगे, प्रमोशन को लो कर देंगे, कम कर देंगे प्रमोशन पर खर्चा, लेकिन प्राइस हम हाई रखेंगे। नेक्स्ट है फिर हमारा रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी हमारा क्या रहेगा, प्राइस रहेगा लो और प्रमोशन क्या रहेगा हमारा हाई। और स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में प्राइस भी हमारा लो रहेगा और प्रमोशन भी हमारा लो रहेगा। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, पहले ना मैं आपको ये बताती हूँ, तब आपको ये चारों इजीली याद हो जाएगी। देखिए, जो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है ना, तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड होती है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो प्राइस है ना उसको हाई रखते हैं स्कीमिंग के अंदर कि भाई मलाई मलाई उतार लो। स्कीमिंग का मतलब क्या है कि मलाई मलाई उतार लो। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, जो प्राइस है उसको हाई रख दिया। पेनिट्रेशन का मतलब होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी का मतलब कि भाई हम लो प्राइस रखेंगे। ठीक है, प्राइस को क्या रखेंगे, कम रखेंगे। तो देखिए अब ये जो मैंने यहाँ पे 4 स्ट्रेटजी बताई है, इनको कैसे याद रख सकते हो, बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए तो। जो हमारा रैपिड स्कीमिंग आया ना, तो अगर स्कीमिंग आ गया ना तो प्राइस हमें हाई रखना है। जो हमारा चेंज हम किसको करेंगे, सिर्फ प्रमोशन को चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हमारा है रैपिड स्कीमिंग है तो हमारा प्राइस भी हाई है और प्रमोशन भी हाई है। अब हमारा क्या लो स्कीमिंग है, तो मैंने क्या बोला, जो स्कीमिंग आया है तो प्राइस तो हम क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। अब यहाँ पे स्लो आ गया ना, तो किसको स्लो कर देंगे, हम प्रमोशन को स्लो कर देंगे, मीन्स लो कर देंगे। अब हमारे यहाँ पे क्या गया, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, प्राइस को क्या रखना, कम रखना, लो रखना। प्राइस को क्या रखना, लो रखना, पेनिट्रेशन का मतलब। तो पेनिट्रेशन का मतलब लो है, तो जहाँ पे पेनिट्रेशन आ गया वहाँ पे प्राइस तो हमारा लो ही चलेगा। अब चेंज क्या होगा, अब हमारा प्रमोशन चेंज होगा। अगर रैपिड है तो अब हमारा प्रमोशन हाई हो जाएगा, अगर हमारा स्लो है तो प्रमोशन हमारा क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, तो इससे आप याद रखना, ये जो स्लो है और जो रैपिड है ये इनका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, प्रमोशन पे। अगर रैपिड है तो प्रमोशन हाई है, स्लो है तो प्रमोशन हमारा लो है। और अगर मैं बात करती हूँ पेनिट्रेशन है तो हमारा प्राइस कम ही रहेगा। ठीक है, देखिए दोनों ही सिचुएशन में प्राइस कम है। और अगर हमारा स्कीमिंग है तो प्राइस हमारा हाई है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन स्टेज। सेकंड आती है हमारी ग्रोथ स्टेज। आप सभी को पता है कि इंट्रोडक्शन थी,
फिर धीरे धीरे जो कस्टमर है वे अवेयर होंगे प्रोडक्ट के बारे में, वे खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे हम फिर बाद में कोशिश करेंगे, जो मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोशिश करेगी कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसको इम्प्रूव किया जाए, जितना उसके अलग अलग भी स्टाइल में चेंज किया जाए, ठीक है। और फिर बाद में क्या करते हैं, वे स्टार्टिंग में प्राइस हाई रखेंगे और बाद में रिडक्शन इन द प्राइस में भी हमारा कमी की जाएगी। उसके बाद क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर आना स्टार्ट हो जाएंगे, इस वजह से प्राइस कम करना पड़ेगा। फिर मैच्योरिटी स्टेज आएगी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी भी मैच्योरिटी, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो सेल रहेगी पीक लेवल पर यहाँ पे पहुंच जाएगी, और इसके बाद हमारी जो सेल होगी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी सेल है वो स्लो डाउन हो जाएगी सेल, ठीक है। स्लो डाउन द सेल ग्रोथ में, जो जिस ग्रोथ से ऐसे बढ़ रही थी ना हमारी सेल, जैसे ऐसे चलता है इसका, तो जैसे पहले इंट्रोडक्शन था तो भी इंट्रोडक्शन पे तो कम थी, फिर हमारी जो ग्रोथ आई तो उस पर बढ़ने लगी, फिर ऐसे बढ़ने लगी, लेकिन अब जो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना सेल की जो ग्रोथ थी वो थोड़ी स्लो कम स्पीड में अब ग्रो करेगी, ठीक है। लेकिन एक फेज ऐसा आएगा कि जहाँ पे जो हमारी सेल है ना वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप इन द सेंस कि भी आके पीक लेवल पे वो पहुंच जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम जो लेवल है उस पर हमारी पहुंच जाएगी, तो उसको बोलते हैं पीक सेल, और वहां पे हमारा क्या होगा, हाई प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है मैच्योरिटी स्टेज पर। और फिर इसके बाद की स्टेज आप सभी को पता है कि भी हमारी सेल है जो वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे डिक्लाइन स्टेज, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो कस्टमर है वह क्या करेगा, वो स्विच करेगा टू द अदर प्रोडक्ट, अब वह हमारे प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट पर क्या कर लेगा, स्विच कर लेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डिक्लाइन स्टेज। तो ये थी हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। तो ये था भैया आज की वीडियो में आपको मार्केटिंग को लेकर। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने वे टॉपिक उठा के आपको यहाँ पे मार्केटिंग है वो बिल्कुल हाफ एन आवर के अंदर उसको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो भी फैक्टर प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट के अंदर, तो वे सभी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ भी जो बिजनेस की फंक्शनिंग है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का बेसिकली मीनिंग यही हुआ, ठीक है। तो भाई जो फैक्टर है जो एक बिजनेस को इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, और हमारा जो बिजनेस है वो किसी ना किसी तरह से हमारी जो बिजनेस की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं, जो मेन पॉइंट है बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हम बेसिकली 2 फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट या दो बिजनेस इन्वायरमेंट आपका वो 2 तरह का होता है, जिसमें से फर्स्ट हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट और सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर मैं इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करती हूँ तो इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि भाई वह इन्वायरमेंट विच इज प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, या एक तरह से जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोलेबल है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट। और अगर मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, बेसिकली वो क्या है, अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमारे क्या बेसिकल उसके अंदर हमारे कौन से आएंगे, कंट्रोलेबल फैक्टर आएंगे, और जो एक्सटर्नल है उसके अंदर आएंगे हमारे अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो इंटरनल की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटरनल के अंदर हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है ना, कम ज्यादा, तो इसलिए ये हमारा क्या इंटरनल है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा क्या कंट्रोलेबल है, इसको कम ज्यादा हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हमें सेट करने हैं वे भी हमारे क्या विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, भी हमें अपने ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करना है तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है ये बात, ठीक है। और इसी तरह से जो भी पॉलिसीज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है आपके 2 फैक्टर, वे हमारे कौन कौन से हैं इसके अंदर, या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसको फर्दर डिवाइड किया गया, आपका क्लासिफाइड किया गया है इनटू 2 पार्ट्स से, दैट इज मैक्रो इन्वायरमेंट, और इसी का सेकंड नाम है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट कहे या फिर ऑपरेटिव इन्वायरमेंट कहे एक ही बात है, ठीक है। और इसी के साथ ही जो सेकंड है वो हमारा क्या है, सेकंड है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट की, ठीक है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे कौन कौन से फोर्सेस, माइक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या मीनिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्सेस विच आर क्लोज टू द कंपनी, ये हमारे क्या है, कंपनी के थोड़े पास में, एंड अफेक्ट्स इट्स वर्क, लेकिन फिर भी ये हमारे क्या करता है, जो बिजनेस है उसकी वर्किंग है उसको अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम माइक्रो इन्वायरमेंट की, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे क्या आएगा, सप्लायर्स आएंगे, ठीक है। तो सप्लायर्स हमारे क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, और हमें बेसिकली जो एक बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोशिश करनी चाहिए कि भी वह मोर देन वन सप्लायर रखे। भाई एक ही सप्लायर पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हम एक पर डिपेंड रहेंगे तो इन फ्यूचर हो सकता है कि भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैसे क्रिएट हो सकती है कि भी अगर उस एक सप्लायर के साथ ही हमारी कहासुनी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में तो फिर हमारी तो वर्किंग ही रुक जाएगी, हमें तो रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जो सप्लायर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन को वो रिलायबल रखना चाहिए और मोर देन वन सप्लायर होना चाहिए। अगर एक सप्लायर के साथ हमारी कहासुनी हो भी जाए तो फिर हमारे पास ऑप्शन रहे कि भी इससे हमें माल नहीं मिलेगा तो हम दूसरे सप्लायर पर जा सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे किसके अंदर आएगा, माइक्रो इन्वायरमेंट के। तो माइक्रो इन्वायरमेंट मैंने आपको क्या बताया, वे फैक्टर विच आर क्लोज टू द कंपनी, ये हमारे क्या है, क्लोज टू है कंपनी के, ठीक है, और अफेक्ट करते हैं हमारी वर्किंग को, एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को। तो इसके अंदर हमारे सेकंड क्या आएगा, कस्टमर है। फिर हमारा जो मार्केट, ठीक है, मार्केट इंटरमीडिएट्स, मार्केट इंटरमीडिएट्स के अंदर आपका जो भी मिडिल मैन है आपके, ठीक है, वे सारी की सारी आ जाएंगी। मिडिल मैन है, मार्केटिंग एजेंसीज है। उसके बाद है कॉम्पिटिटर्स, और इसी के साथ हमारा पब्लिक मीन्स वही मीडिया, पब्लिक, लोकल पब्लिक, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू कैसे बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो 4 में से 3 ऑप्शन दे दिए आपको माइक्रो के और 1 दे दिया आपको मैक्रो का, और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मैक्रो का कौन सा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो इन्वायरमेंट या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के अंदर हमारे कौन कौन से फैक्टर आएंगे, कौन कौन सी फोर्सेज है, और फिर हमारा मैक्रो। देखिए मैक्रो की अगर मैं बात करती हूँ, या इसको हम जनरल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है पेस्टल, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है कि भी पेस्टल डाल के और पूछ सकते हैं कि भी पी से आपका कौन सा, हमारा पी की फुल फॉर्म क्या है, या पी से हमारा कौन सा फैक्टर बनेगा, कौन सा इन्वायरमेंट बनेगा। तो पी से हमारा क्या रहेगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारा तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यहीं पे डायरेक्ट आपको बताते चलूंगी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे पहले मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली हमारे कौन से फैक्टर आएंगे, जो हमारे क्या है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर है इन कंपैरिजन टू द माइक्रो फोर्सेस। हमारा जो माइक्रो वह भी हमारा क्या है, अनकंट्रोलेबल है, लेकिन मैक्रो भी हमारा, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पे डिफरेंस करें, टोटली अगर मैं टोटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करती हूँ ना, तो फुल्ली हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वह हमारा मैक्रो है। कुछ हद तक हम जो माइक्रो इन्वायरमेंट है ना, इसको भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट एक ऐसा है जो बिल्कुल क्या है, अनकंट्रोलेबल है। इसको ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो रियल में, एक्चुअल में हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो क्या है, मैक्रो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कौन कौन सा आएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे क्या आ जाएगा, बेसिकली वही जो भी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रिलेशन है गवर्नमेंट के, जो भी पॉलिटिक्स वगैरह जो चलती रहती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल अगर आप सभी को पता ही है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हमारा बेसिकली जो इकोनॉमिक कंडीशन है एक कंट्री के अंदर भी, इकोनॉमिक कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट हमारे किससे रिलेटेड है, वही सोसाइटी से, कैसे, जैसे रिलीजियन, एजुकेशन, फैमिली सिस्टम, ये सब आ जाएगा हमारा सोशियो कल्चरल। तो नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा। पॉलिटिकल में हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ठीक है, पार्टीज है जो भी पॉलिटिकल, गवर्नमेंट की बेसिकली बात करेंगे। इकोनॉमिक में हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज कंडीशन है। अच्छा, सोशियो कल्चर में हम बात करेंगे फिर रिलीजियन, एजुकेशन, फैमिली सिस्टम की। टेक्नोलॉजी का भी आपको पता है कि भी इनोवेशन से हमारी रिलेटेड हो जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है। अगर मैं फिर बात करती हूँ लीगल इन्वायरमेंट की, तो लीगल में हमारा आ जाएगा लॉ ऑफ कंट्री, कि हमारी कंट्री में किस तरह से लॉ है, जो भी कई बार रूल रेगुलेशन या फिर लॉ हमारे बनाए जाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन उसको इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हम बात करेंगे जो भी हमारा वेदर और क्लाइमेट कंडीशन से रिलेटेड इन्वायरमेंट फैक्टर रहेंगे। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, मैक्रो। तो इन सब पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आप जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ गई जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, तो भाई वो तो हो गई, तो वहाँ पे तो हमारा कुछ वही बोलते ना, जोड़ नहीं चलेगा, वहाँ तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्या बिल्कुल एक्सटर्नली है और ये हमारा अनकंट्रोलेबल है। यहाँ पे अगर बात करती हूँ माइक्रो, मैंने क्यों बोला था, ये इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बात की थी सप्लायर्स की, कि कंपनी को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक से ज्यादा सप्लायर रखने चाहिए। अगर बाई चांस एक सप्लायर के साथ कहासुनी हो भी जाए, तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि भाई हम दूसरे सप्लायर की तरफ जा सकते हैं। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि भाई कुछ हद तक हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैक्रो हमारा एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वह हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है
तो देखिए इकोनॉमिक सिस्टम, तो इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली क्या, नॉर्म्स एंड द रूल्स और द इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्ट एन इकोनॉमी, भी एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, उसके अंदर कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है जो क्या करते हैं, बेसिकली जो इकोनॉमी है उसको डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम की बात करती हूँ तो आप सभी को पता है कि भी 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, जो मेनली 3 टाइप्स इकोनॉमिक सिस्टम है। वो हमारा कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे हमारा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो आप सभी को पता है अभी मिक्स्ड, अभी इंडिया के अंदर क्या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। तो पहले बात करेंगे कैपिटलिज्म की। तो कैपिटलिज्म की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें बेसिकली हमारा ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वे हमारे बेसिकली क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है एंड प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव। ठीक है, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं ना, यहाँ पे जो कंट्रोल है ना वो इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल उनके हाथों में है। और यहाँ पे जो मेन पर्पज रहता है वो रहेगा क्या, मेन मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव रहेगा। बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट डजंट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो गवर्नमेंट है वो भी किसी भी तरह से जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए इस कैपिटलिज्म को क्या बोलते हैं, एमसीक्यू आपका यहाँ से बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन भी आप कर सकते हो। कैपिटलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिज्म को क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, जो कैपिटलिज्म है इसको क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये इसका अनदर नेम है। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म होगा वो क्या रहेगा, ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो फिक्स नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, सोशलिज्म। सोशलिज्म की बात करती हूँ तो ये हमारा एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो सोशलिज्म ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है कंट्री का जिसमें जो भी कंट्रोल रहेगा, जो भी रेगुलेशन होगा वो कौन करेगी, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी सोशलिज्म में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या था, इंडिविजुअल थे, ठीक है, या प्राइवेट हाथों में, जैसे कि हम बोल देते हैं प्राइवेट कैपिटलिज्म में। और यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, सोशल वेलफेयर यहाँ पे मेन, देखिए डिफरेंस यहाँ पे, कैपिटलिज्म में मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन सोशलिज्म में हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या रहेगा, सोशल वेलफेयर रहेगा सोशलिज्म के अंदर। इसी के साथ ही जो हमारे प्राइस रहेंगे, जो भी गुड्स रहेगी, जो भी थिंग्स रहेंगे, उनके जो प्राइस रहेंगे उसको कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड, नाम से ही आपको पता चला अभी मिक्स का मतलब क्या, दोनों का मिक्सर है। यहाँ पे कैपिटलिज्म भी हमारा और सोशलिज्म भी है, बेसिकली को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे दोनों ही हमारी, आपको प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलेगा और पब्लिक सेक्टर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव भी होगा तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ सम गुड्स डिसाइडेड, कुछ गुड्स ऐसे रहेंगे जिनका प्राइस है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, और कुछ गुड्स ऐसे रहेगा जिनका प्राइस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल ही डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको कैपिटलिज्म का मीनिंग पता है, सोशलिज्म का मीनिंग पता है, तो मिक्स्ड का तो आप अपने आप ही निकाल लोगे, क्योंकि ये दोनों का क्या है, मिक्सर है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करती हूँ तो इसके अंदर हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसके अंदर बात करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी की और आपकी फिस्कल पॉलिसी की। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी है ऑफ इंडिया, इसको कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है या इसको रेगुलेट करता है। तो जो आरबीआई है, आरबीआई बेसिकली क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। तो ये अपने आप में एक एमसीक्यू है, क्वेश्चन बन सकता है कि भी मॉनेटरी पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, फिर 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको पता है कि भी आरबीआई क्या करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका मेन काम क्या है, रेगुलेट करना मनी सप्लाई को एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर जो हमारी मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करना है, और जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको रेगुलेट करना। तो मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करती हूँ तो जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना, कंट्रोल द बिजनेस साइकिल एंड टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। और जो आपका बिजनेस साइकिल है ना, अभी कभी आपका रिसेशन आ जाता है, कभी बूम आ जाता है, तो इस तरह से जो चलता है उसको कंट्रोल करके चलना, यही किसका काम है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। तो फिर हम बात करेंगे जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जो मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको, उसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें जो फर्स्ट हमारा रहेगा वह रहेगा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, फिर हमारा उसके बाद सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो हम बात करेंगे अगर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या आएगा, बैंक रेट। तो मीनिंग अब यहाँ से इनको ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बन सकता है कि बैंक रेट क्या है, एसएलआर क्या है, आपका कैश रिजर्व रेशियो क्या है, एक बार सुन लेना, मैं वैसे ही बताऊंगी। तो देखिए बैंक रेट की अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली बैंक रेट का मतलब क्या है,
द रेट एट विच द आरबीआई डिस्काउंट बिल ऑफ कमर्शियल बैंक। तो बेसिकली क्या है कि भी यहाँ पे जिस रेट से जो कमर्शियल बैंक है ना, जो कमर्शियल बैंक जब रिजर्व बैंक से, ठीक है, वहां से पैसा लेंगे, लोन वगैरह लेंगे, तो जिस रेट से वे लोन लेंगे वह हमारी बेसिकली क्या कहलाएगी, बैंक रेट कहलाएगी। जैसे हमें जैसे पब्लिक है वो क्या करती है, बैंक से लोन लेती है, पैसा लेती है, तो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है ना। तो इसी तरह से जो कमर्शियल बैंक है वे क्या करते हैं, वे जब आरबीआई से पैसा लेते हैं तो उसको बेसिकली क्या कहेंगे, जो आरबीआई फिर जो रेट लेगी, जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी उसको बैंक रेट कहेंगे। उसके बाद आपका एसएलआर जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो आपका बेसिकली क्या है, ये आपका एक मिनिमम, ये आपका क्या है, एक मिनिमम परसेंटेज है ऑफ लिक्विड एसेट्स बैंक्स केप्ट टू इटसेल्फ। यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ता है, जो बैंक है ना उसको एक मिनिमम परसेंटेज बताएगी कि भी इतना पैसा आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना पैसा रखना पड़ेगा, और फिर बाकी का आप जो भी लोन वगैरह जो भी करना कर सकते हो। तो जो वे एक मिनिमम, ये क्या आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स बैंक केप्ट टू इटसेल्फ, बैंक अपने पास रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैश रिजर्व रेशियो जिसको बोलते हैं सीआरआर। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा आपका जो आपका सीआरआर है, ये क्या है कि भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश बैंक केप्ट टू आरबीआई। यहाँ पे देखिए एसएलआर और सीआरआर में क्या डिफरेंस है। इसमें एसएलआर में तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो बैंक ने अपने पास रखा था, ठीक है, अभी एक मिनिमम है, जिसे मैं बात करती हूँ भी 100 रुपये है, तो भी 100 रुपये का आपको कम से कम 25 रुपये तो बैंक को ना अपने पास रखने पड़ेंगे, ठीक है, 25 रुपीज बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे एसएलआर में। लेकिन कैश रिजर्व में हमारे क्या है, एक मिनिमम परसेंटेज है ऑफ कैश बैंक केप्ट टू आरबीआई। तो यहाँ पे अब बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास रखेंगे कि भी उनके लिए है कि भी उनको 10 रुपीज तो 100 में से क्या करना है, 10 रुपीज तो आरबीआई के पास रखने हैं। तो यहाँ पे आरबीआई के पास रखेंगे और एसएलआर में अपने पास रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका ओपन मार्केट ऑप्शन। तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑप्शन में बेसिकली ओपनली क्या होगा, आप सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज को इन द ओपन मार्केट। तो इन सबसे हमारा बेसिकली क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए रेपो रेट का मीनिंग बेसिकली हमारा क्या है, रेपो रेट हमारी वो रेट है एट विच द कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द। रेपो रेट हमारी क्या है, एक ऐसी रेट है जिसमें जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं, किससे, आरबीआई से। जब आरबीआई से बोरो करेंगे तो वो हमारी बेसिकली क्या है, रेपो रेट है। और वही मैं बात करती हूँ रिवर्स रेपो रेट की। तो रिवर्स रेपो रेट हमारी एक ऐसी रेट है गिवन बाय द आरबीआई ऑन द डिपॉजिट। जब बैंक क्या करेंगे, आरबीआई में डिपॉजिट कराएंगे, ठीक है, जब डिपॉजिट कराते हैं आरबीआई में तो आरबीआई फिर एक रेट से उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा, तो वह क्या कहलाएगी, रिवर्स रेपो रेट। ये इसका उल्टा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो एक बार ध्यान से सुन लेना आप लोग। तो ये हमारे बेसिकली क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है। एमसीक्यू यहाँ से भी बन सकता है कि आपको 2-3 देके पूछ लिया जाएगा कि भाई ये क्वांटिटेटिव है या फिर आपका सिलेक्टिव है। तो बेसिकली हमने बात की क्वांटिटेटिव की, अब हम बात करेंगे कुछ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोल सकते हैं और सिलेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो हमारा फर्स्ट क्रेडिट कंट्रोल रहेगा वो रहेगा चेंज, जो फर्स्ट रहेगा हमारा चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन्स। तो यहाँ पे जो इसके अंदर आरबीआई बेसिकली क्या कर सकता है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसमें चेंज कर सकता है, ठीक है, लोन में। तो मार्जिन बेसिकली आपका क्या रहेगा, जो मार्जिन रहेगा, मार्जिन आपका बेसिकली क्या है, डिफरेंस है बिटवीन द लोन वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल कैसे हो सकता है कि भी जैसे बोलते थे कि भी 100 में से ना 100 रुपये है, तो 100 में से यहाँ पे अगर हमें क्रेडिट कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या बोल सकता है कि भी आपको 100 में से सिर्फ पहले आप 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये एज ए लोन देते थे, लेकिन अब यहाँ पे इसका जो मार्जिन है उसको चेंज कर दिया कि भाई आप 80 नहीं, अब आप सिर्फ 40 दे सकते हो या फिर 60 दे सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से क्या कर सकता है, जो आरबीआई है वो क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। सेकंड है मोरल परसुएशन। तो इसमें बेसिकली आपका क्या है कि भाई यहाँ पे आराम से आरबीआई है वो बैंक्स वगैरह को बताएगा कि भाई नहीं आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, इतना लोन देना है, मनी सप्लाई है उसको कम करना है, पब्लिक के हाथ में पैसा कम जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका इसके अंदर बेसिकली यही आएगा इन्फ्लुएंस ऑन द कमर्शियल बैंक, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है, डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा कि पहले तो आरबीआई ने ऐसे बोल के उनको बताया, ठीक है, एक नैतिकता के मोरालिटी के बेस पे उनको समझाया, लेकिन
लेकिन अगर बैंक है उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया तो फिर हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे जो भी रूल एंड रेगुलेशन आपके लगाए जाएंगे और आरबीआई आपका बेसिकली क्या करेगा, किसी भी कमर्शियल बैंक को कोई भी ट्रांजेक्शन करने से रोक सकता है, डायरेक्ट एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपके सिलेक्टिव क्रेडिट। आपको यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं समझ में आया ना कुछ भी, तो आप जस्ट है ना इतना याद कर लेना कि भाई जो ये तो जरूर याद कर लेना, बैंक रेट क्या है, एसएलआर क्या है, कैश रिजर्व, ठीक है। और इसी के साथ ही आप ये याद कर लेना कि भाई जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर कौन सी टेक्निक आएगी और हमारी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर कौन सी टेक्निक आएगी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए अगर मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करती हूँ तो ये आपकी एक ऐसी पॉलिसी है विच इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टैक्सेशन। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहां पे आरबीआई से रिलेटेड थी, आरबीआई फॉर्मुलेट करता था, उसको एग्जीक्यूट करता था। और यहाँ पे कौन फॉर्मुलेट करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट करेगी। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन सिस्टम है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पब्लिक डेट है, तो ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की बात करेंगे, वहां पे आरबीआई की बात की थी। उसके बाद है फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए इसके हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या है। इसका फर्स्ट हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी आपका। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी की बात करती हूँ तो इसमें बेसिकली हमारा क्या आएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में हमारा इसके अंदर आएगा डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज है, उनको डेवलप करना, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको सपोर्ट देना, ठीक है। इसी के साथ ही जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सोशल वेलफेयर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी आइडिया लगा सकते हो कि भाई हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की भी बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर है उसके वेलफेयर की भी बात करेंगे, और जो सोसाइटी का वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आएगा। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। नाम से ही पता चल रहा है भी यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड बात करेंगे कि भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स है रिवेन्यू का वो बेसिकली क्या है, टैक्स है। तो यहाँ पे टैक्स लेके आएंगे भी किस तरह की पॉलिसी आनी है, किस तरह से टैक्स की जो रेट है उसको डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका पब्लिक डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट पॉलिसी में जो भी हमारे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डेट है, फॉर भी जो भी हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कि भी हमें कितना फंड चाहिए, कितने हमें डेट चाहिए, एक्सटर्नल इंटरनली हम कितना अरेंज कर सकते हैं और एक्सटर्नली हमें कितना करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस फाइनेंसिंग द बजटरी डेफिसिट। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भी जब जो गवर्नमेंट है, एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द गवर्नमेंट इनकम, ठीक है, तो उसी को तो हम डेफिसिट बोलते हैं ना। जब जो एक गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर है वो उसकी इनकम से ज्यादा हो जाएगा। इसमें जो हमारी इनकम की अगर बात करेंगे तो बोरोइंग है ना, बोरोइंग को भी इंक्लूड करके, तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो फिर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट जो आरबीआई है, आरबीआई से क्या करती है, लोन लेती है, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, आरबीआई से लोन लेगी जो उसकी डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको मीट करने के लिए। तो ये आप इतने याद कर लेना कि भाई फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारे ये इंस्ट्रूमेंट आएंगे। और थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है, टैक्सेशन किससे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई पहले हमारा कौन सा एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो हमारा जो 1986 है अब उसको रिप्लेस करके तो हमारा कौन सा आ चुका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और ये अब हमारा कब आया, ये डेट याद रख लेना, ये आया था, केम इनटू इफेक्ट ऑन 20 जुलाई 2020 को, ठीक है, ये इफेक्ट में आ गया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द कंज्यूमर। पहले कंज्यूमर एक्ट था 1986 से, अब हमारा ये आ चुका है इसको रिप्लेस करके। तो देखिए यहाँ ना मैंने दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ, आप थोड़े से ध्यान से सुनना, समझ लेना। देखिए जब अगर मैं बात करती हूँ 1986 की, ठीक है, 1986 की बात करती हूँ तो तब भी हमारी बेसिकली रिड्रेसल एजेंसीज थी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 हमारी थी जहाँ पे हम अपना केस लेके जा सकते थे अगर कोई कंज्यूमर है, अगर उसके साथ फ्रॉड वगैरह हुआ है। तो देखिए यहाँ पे है रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो किसी कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, उसको मिसलीड किया गया है,
तो उस केस में वो जाके एक तरह से बोल सकते हैं शिकायत अपनी जो कंप्लेंट अपनी दर्ज करता था। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन थे, डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं, स्टेट में भी जा सकते हैं, और जो नेशनल कमीशन है उसमें भी जा सकते हैं। ये अलग अलग से ना कंज्यूमर के लिए आपकी ये एक तरह से हम फोरम इनको बोल देते हैं, कमीशन बोलते हैं, ये आपकी बना रखी थी, ठीक है। और यहाँ से भी अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई ना हो तो लास्ट में वो कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे कुछ लिमिट थी कि भाई हमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कब जाएंगे, स्टेट कमीशन में कब जाएंगे, नेशनल में कब जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ 1986 की, तो 1986 में क्या था कि भाई अगर आपका केस, आपका जो वैल्यू है वो 20 लाख तक की है, ठीक है, तो आप अप टू 20 लाख डिस्ट्रिक्ट में जाओगे 1986 में। और 1986 में अगर आपका जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपका 20 लाख से अबो है और 1 करोड़ तक है, तो फिर आप जाओगे स्टेट के अंदर। और फिर अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप नेशनल कमीशन में जाके अपनी कंप्लेंट करोगे, ठीक है। लेकिन 2019 में इसको चेंज किया गया। 2019 के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो वैल्यू है, आपका जो आपने जो केस किया है, आपने जो माल खरीदा था, ठीक है, आपका 1 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, 1 करोड़ है, तो आप कहाँ पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आपका 1 करोड़ से अबो है और 10 करोड़ तक है तो फिर आप जाओगे स्टेट कमीशन में। और अगर आपका 10 करोड़ से अबो है तो फिर आप जाओगे नेशनल कमीशन में। तो आप है ना ये लिमिट याद कर लेना। हो सकता है कि भी इन लिमिट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भी 1 से लेकर 10 करोड़ तक की अगर हमें कंप्लेंट डालनी है तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे या फिर नेशनल में जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने जो बताया। इसी के साथ ही अभी जो पहले वाला था 1986 आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, और 2019 इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या आया, इसमें ना ई कॉमर्स को भी शामिल कर लिया। पहले जो ऑनलाइन हमारी जो भी हमें सामान खरीदते बेचते थे तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इसके अंदर आपका ये इंक्लूड हो गया। इसी के साथ ही जो इंपॉर्टेंट आपके है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स की बात करती हूँ तो एक जो कंज्यूमर है उसके पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके राइट्स की अगर मैं बात करती हूँ कंज्यूमर के राइट्स की, तो फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, कि भी जो कंज्यूमर है उसको राइट है कि भाई उसको जो भी डेंजर्स जो भी प्रोडक्ट है, हैजर्ड्स जो भी प्रोडक्ट्स है उनसे उनका बचाव, राइट टू सेफ्टी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि भी जो कंज्यूमर है उसको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भी प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, ठीक है, प्योरिटी उसके बारे में, तो उसको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड है राइट टू चॉइस। तो जब एक कंज्यूमर, जब भी कोई भी हम लोग, ठीक है, आप और हम सब कंज्यूमर है, तो जैसे ही हम भी मार्केट में गए हैं, सेलर के पास गए हैं, वहां पे अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। चॉइस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि भी हम शॉप पे गए तो जो सेलर वो बोलता नहीं आपको तो यही लेना पड़ेगा, मेरी दुकान पे तो बस यही एक सामान है, आपको यही लेना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास चॉइस है कि भी उसको अब जैसे आप साबुन ही लेने गए हो, ठीक है, तो आपको साबुन की वैरायटी दिखाई जाएगी, तो भी आपको जो पसंद आएगा तो आप ले लोगे। ऐसे थोड़ी ना कि भी एक ही साबुन आपको बोल दे कि भी आपको लक्स लेना तो लक्स ही लेना, ऐसा नहीं है। राइट टू चॉइस है। और इसी के साथ राइट टू हर्ड, तो वही कंज्यूमर है उसकी भी सुननी भी जरूरी है, ठीक है, उसको सुना जाना है, उसकी जो भी कंप्लेंट है, उसको जो भी शिकायत है तो भाई उसकी भी सुनवाई होगी, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को भी सुना जाएगा, देखा जाएगा। फिफ्थ आपका राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि भी ऐसा नहीं है कि बस जो कंज्यूमर है उसको सुन तो लिया लेकिन उसके बदले उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। अगर उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो उस केस में उसको कंपनसेशन भी मिलना है, उसकी जो कंप्लेंट है उसका सोल्यूशन भी होना जरूरी है, राइट टू सीक रिड्रेसल। और नेक्स्ट आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो इसका मतलब है कि भी एक कंज्यूमर है ना, उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको एजुकेशन होनी चाहिए, उसको अपने राइट्स के बारे में पता होगा तभी तो भाई उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो इसलिए जो कंज्यूमर है उनको जागरूक करना है, उनको बताना है कि भाई आपके क्या क्या राइट्स है, ठीक है। ये आप 6 है आपके टोटल कंज्यूमर राइट्स है। तो एक बार ये आप जरूर चले जाना देख के कि भी राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू चॉइस है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, आपको VMCQ में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा राइट है कौन सा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन है जहाँ पे हम कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जा सकते हैं, या फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में हम जा सकते हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करती हूँ, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारी ये एक स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो एक से ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ स्टेट। अगर किसी स्टेट में लगता है कि भाई यहाँ पे और भी हमें जो आपके डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसकी स्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए, तो वहां पे आपको एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी एक स्टेट में आपको एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ ही अगर यहाँ पे हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो एक तो प्रेसिडेंट रहेगा और ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर
मेंबर रहेंगे वे कम से कम 2 मेंबर आपके अदर होंगे, एक प्रेसिडेंट और उसके साथ आपके 2 मेंबर रहेंगे मिनिमम, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ आपके स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही। इसकी भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? स्टैब्लिशमेंट करेगा। और इसके अंदर भी आपका एक प्रेसिडेंट रहेगा और इसी के साथ ही जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है वे आपके 4 रहेंगे, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट आपका नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन की स्टैब्लिशमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और इसके अंदर आपका एक प्रेसिडेंट और मिनिमम रहेंगे आपके 4 मेंबर। और इसी के साथ ही नेशनल कमीशन की अगर मैं बात करती हूँ तो नेशनल कमीशन के अंदर जो एज रहेगी प्रेसिडेंट की वो मैक्सिमम एज रहेगी 70 ईयर्स और जो अदर मेंबर होंगे उनकी एज रहेगी मैक्सिमम एज 67 ईयर्स। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी रखा लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की रहेगी 70, नेशनल कमीशन की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, और जो अदर मेंबर है उनकी रहेगी 67 ईयर्स। तो ये था आज की वीडियो में बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैसे अपने आप में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बहुत ही लंबा टॉपिक है और बिजनेस इन्वायरमेंट तो आप सभी को पता ही है कि भी अगर अकेले हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करेंगे या फिर आपकी फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे तो उन पे भी आप 1-1, 2-2 घंटा लगा सकते हो, लेकिन अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो आई थिंक मैंने मोस्टली सभी टॉपिक कवर कराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी 1-2 कुछ भी टॉपिक बचा हुआ है तो कोशिश कीजिए आप अपने आप से, आपके पास जो भी बुक हो। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बोलूंगी कि भाई आप कोई भी स्पेशली अलग से बुक परचेज कीजिए। आपकी जो भी आपकी 11th 12th और इसी के साथ बीकॉम एमकॉम की जो भी बुक है उन सभी बुक्स को उठाइए और जिस भी बुक में आपको जो भी टॉपिक मिलता है उस बुक से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है तो इनकी डेट आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार गो थ्रू हो लेना इसमें से। जैसे फर्स्ट आपका ट्रेड एंड यूनियन एक्ट 1926, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है 1923, उसके बाद द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, फिर नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट आपका सेम है 1948 है, ठीक है, ये याद रखना, फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट। इसकी जो PDF है वो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना है, एक बार वहां से रिवीजन कर लेना। फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपका 1973 है। और ये जो फेरा था एक केम इनटू फोर्स कब आया था? 1974 में, लेकिन बाद में फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया, फेरा को रिप्लेस करके आपका कौन सा आया? फेमा। तो कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाएगी कि भी फेमा उसकी फुल फॉर्म क्या है? द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये इसकी जो डेट क्या है? 1999, ठीक है। और केम इनटू फोर्स ये कब आया था? 2000 में आया था। तो ये आपको जरूर याद रखना भी एक्ट क्या है और कब ये फोर्स में आया था और इसकी फुल फॉर्म। ऐसे ही फेरा की फुल फॉर्म क्या रहेगी? द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये, और किसने किसको रिप्लेस किया ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भाई फेरा को रिप्लेस करके हमारा क्या आया? फेमा आया। उसके बाद है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंपोर्टेंट है 1947। इसी के साथ है RBI का एक्ट आपको याद रखना है 1934। ये कमेंस्ड कब हुआ था? 1935 में। उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1949 में। तो तीनों ही डेट आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से सेबी है। सेबी पहले क्या था? सेबी था हमारा स्टार्टिंग में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था ये एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर इसको लीगल पावर दी गई, मीन्स ये स्टैट्यूटरी बॉडी आपका कब बना? 1992 में। तो अभी जो सेबी एक्ट है हमारा, सिक्योरिटी, सेबी की फुल फॉर्म क्या होगी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हमारा एक्ट क्या है? 1992। तो ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट, RBI का, सेबी का, बैंकिंग का, और इसी के साथ ही जो मैंने आपको फेमा और फेरा बताया, ठीक है। इसके बाद आपका अंकटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं अंकटेड की, ठीक है। तो ये याद कर लेना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, UN अंकटेड, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ये। कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी, अंकटेड की फुल फॉर्म बताइए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर ये फाउंडेड कब हुआ? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके बाद ही फिर इसके जो फाउंडर थी इसकी वो थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर आपका नेक्स्ट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के अंदर आपके कौन कौन से कंट्री आएगी? ब्राजील, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ये हमारा फाउंडेड कब हुआ था? 2006 में। इसके बाद फिर हमारा है कुछ इम्पोर्टेंट और है, हाँ, अब ये कुछ बुक है, ठीक है। ये किसने लिखी है? राइटर आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक है, इसका राइटर कौन है? रिटन बाय पीटर F. ड्रकर। इसी के साथ नेक्स्ट बुक आपकी फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट,
इसको किसने राइट डाउन किया? ओलिवर सेल्डर ने, ठीक है। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर ने। इसी के साथ ही 14 प्रिंसिपल है वो किसने दिए थे? फ्योल ने दिए थे। 14 प्रिंसिपल याद रखना। या फिर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट, तो उसके फादर कौन? आपके फ्योल जी, ठीक है, हेनरी फ्योल। उसके बाद आपका मैनेजरियल ग्रिड किसने दिया था? ब्लेक एंड माउंटेन ने, ठीक है, माउटोन जो भी इसको बोलते हैं आप, मोटोन। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे JM केन्स, ठीक है। फादर ऑफ अकाउंटिंग है लुका पिसोली, तो ये इंपोर्टेंट है, फादर ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय, ये मैंने अभी आपको बताया, ये किसने दिए है? हेनरी फ्योल ने दिए है। फिर रेगुलेटरी बॉडी फॉर द मनी मार्केट, अभी मैंने आपको बताया था, अभी नहीं, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको आई थिंक बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर बताया था कि भी जो मनी मार्केट है, ठीक है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह से उसको कौन रेगुलेट करता है? RBI करता है। इसी तरह से रेगुलेटरी बॉडी फॉर द कैपिटल मार्केट को कौन करता है? SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 एक्ट है। रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंश्योरेंस बिजनेस के लिए आपका आ जाएगा IRDA, ठीक है, IRDA। नेक्स्ट आपका फिर CAPM वॉज गिवन बाय द विलियम F शार्पे, और ये ना आपका एक मेथड है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, ठीक है। तो इस तरह से ये है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे भी डाउट है इसमें, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, नहीं तो मैं बाद में इसको देख के बताती हूँ। ये आपका दिया था विलियम F शार्प ने, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जो कोर कॉम्पिटेंसी है इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था? CK प्रहलाद एंड ग्रे हैनियल हैमल, HAMEL हैमल, ठीक है, तो ग्रे हैमल। तो ये था, अभी कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इनको देख लेना एक बार, जाते जाते एक बार नजर निकाल के चले जाना, इसमें से हो सकता है भी कोई एक्ट वगैरह आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।